किस्से क्रांतिकारियों के जिन्होंने इंकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। साथियों, जैसा आप जानते हैं, मैं हर जुम्मे को यानी शुक्रवार को आपको किसी क्रांतिकारी की कहानी सुनाता हूँ। आज जिस क्रांतिकारी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, उन्हें उर्दू का बहुत बड़ा क्रांतिकारी कवि, बहुत बड़ा इंकलाबी शायर माना जाता है और उनका नाम है फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज एक खानदानी घराने से ताल्लुक रखते थे और 1911 में उनकी पैदाइश हुई थी। फैज साहब के जो अब्बा हुजूर थे वो अफगानिस्तान के बादशाह के काफ़ी करीबी थे और बादशाह ने उन्हें ब्रिटेन में अपना राजदूत यानी एम्बेसडर बनाया था। और उर्दू के एक महान शायर थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। वे भी फैज साहब के अब्बा हुजूर के खास दोस्तों में से थे और बचपन से ही फैज साहब को जानते थे। फैज साहब जब बड़े हुए तो इकबाल साहब की सिफारिश पर ही उनका दाखिला लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ, जो उस जमाने के बहुत प्रतिष्ठित कॉलेजों में से गिना जाता था। उस कॉलेज का एक रिसाला निकलता था, एक पत्रिका निकलती थी कॉलेज से, जिसका नाम था रावी। उस पत्रिका में फैज साहब ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। फैज साहब की तालीम जब पूरी हुई तो वे अमृतसर आ गए और अमृतसर के एक कॉलेज में उन्हें इंग्लिश के लेक्चरर पद पर बहाल किया गया। अमृतसर में फैज साहब की दोस्ती बहुत सारे कम्युनिस्ट नेताओं से हो गई और उसके बाद वे जिंदगी भर के लिए लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी बन गए। अमृतसर में ही फैज साहब की मुलाकात एक अंग्रेज लड़की से हुई जिसका नाम था एलिस जॉर्ज। दोनों में इश्क हो गया और फिर फैज अहमद फैज और एलिस जॉर्ज ने शादी कर ली। एक दिलचस्प बात यह है कि शेख अब्दुल्ला, जिन्हें शेरे कश्मीर भी कहते हैं, उन्होंने फैज अहमद फैज साहब का निकाह पढ़वाया था। यानी फैज साहब की जो शादी हुई थी उसमें शेख अब्दुल्ला काजी बन गए थे। तो इस तरह फैज साहब ने एलिस जॉर्ज से शादी की और कुछ समय बाद वे अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो गए। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी थी। फैज साहब फौज में रहे और फौज में उन्हें तरक्की भी मिली, लेकिन सेना की जिंदगी उन्हें पसंद नहीं आई और फिर फैज साहब फौज की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान टाइम्स नाम के अखबार के एडिटर बन गए। उनकी गिनती बहुत ही बहादुर संपादकों में की जाने लगी। लेकिन एक आधी रात को अचानक फैज साहब के बंगले को पाकिस्तानी पुलिस ने घेर लिया और फैज साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उस जमाने में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लियाकत अली खान, उन्होंने इल्जाम लगाया कि फैज अहमद फैज और उनके साथी पाकिस्तान में हुकूमत के तख्ता पलट की साजिश कर रहे थे और फैज अहमद फैज पर मुकदमा चलाया गया, जिसे रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया था कि रावलपिंडी नाम के शहर में ही वो साजिश की गई थी। 4 साल तक फैज साहब पाकिस्तान की जेलों में बंद रहे। उस जमाने में उनकी बीवी और उनकी 2 बेटियों को भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बहुत सताया। 4 साल बाद वो मुकदमा खत्म हुआ और फैज साहब जेल से बाहर निकले, लेकिन वे जिंदगी भर के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों के आंखों में चढ़ गए थे, उनकी आंखों का कांटा बन चुके थे। लेकिन तब तक फैज अहमद फैज की शायरी ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी और दुनिया के जो प्रगतिशील लोग थे, तरक्की पसंद लोग थे, फैज साहब उनके हीरो बन चुके थे। 1962 यानी 1962 में सोवियत यूनियन ने फैज साहब को लेनिन पीस प्राइज से नवाजा, जो कि सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा सम्मान था। उस सम्मान को पाने के बाद फैज साहब पूंजीवादियों के दुश्मन बन गए और पूंजीवादियों को यकीन हो गया कि फैज अहमद फैज कम्युनिस्टों का एजेंट है। लेकिन साथ ही साथ जो लोग मेहनत कशों के लिए लड़ने वाले थे, उनकी नजर में फैज साहब की इज्जत में 4 चांद भी लग गए। साथियों,
फैज साहब अपने ख्यालों के लिए बहुत समय पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में रहते थे और उन्हें लेबनान में लोटस नाम की पत्रिका के संपादन का काम मिला। ये पत्रिका अफ्रीका और एशिया के प्रगतिशील लेखकों और कवियों की पत्रिका थी। 2 साल तक फैज साहब और उनकी बीवी लेबनान की राजधानी बेरूत में रहे। उस समय लेबनान में सिविल वार यानी गृह युद्ध चल रहा था और कई बार फैज साहब और उनकी बीवी भी मौत के मुंह में जाते जाते बचे। जिस बिल्डिंग में वे रहते थे वो बिल्डिंग भी बमबारी का शिकार हुई। फैज साहब जब निर्वासन में रहते थे, पाकिस्तान के बाहर रहते थे, तो उनके 2 पसंदीदा शहर थे, एक तो लंदन और दूसरा मॉस्को। फैज साहब को चाहने वाले हिंदुस्तान में भी बहुत थे और एक जमाने में फैज साहब गंभीरता से विचार कर रहे थे कि वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आकर उर्दू पढ़ाएंगे। एक दिलचस्प वाकया है, जनरल जियाउल हक जब तानाशाह था पाकिस्तान का, तो उसने औरतों के साड़ी पहनने पर पाबंदी लगा दी कि साड़ी जो है ये गैर इस्लामिक ड्रेस है, और साथ ही साथ फैज अहमद फैज के गीतों को गाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। उस जमाने में पाकिस्तान में गायिका थी इकबाल बानो, वो बहुत बहादुर औरत थी। इकबाल बानो ने ऐलान कर दिया कि मैं साड़ी पहनकर फैज का गीत गाऊंगी, और वो भी छुपकर नहीं, लाहौर के स्टेडियम में। और जिस तारीख को उसने ऐलान किया था उस तारीख को इकबाल बानो लाहौर स्टेडियम में पहुंची, जहां 50,000 की भीड़ उन्हें सुनने के लिए मौजूद थी। इकबाल बानो ने फैज का मशहूर गीत गाया, हम देखेंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। एक जमाने में ये गीत पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ था और आजकल ये गीत हिंदुस्तान में काफी गाया जा रहा है। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे हम। साथियों, इस बहादुर इनकलाबी शायर का इंतकाल सन 1984 में हुआ, लेकिन उनके गीत आज भी दुनिया भर के मेहनतकश लोग गुनगुनाते हैं। तो ये थी इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की अमर कहानी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। रूई की तरह उड़ जाएंगे। किस्से क्रांतिकारियों के, जिन्होंने इंकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया।